यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इस एंटी टेरर कानून के तहत जिन लोगों पर आरोप लगता है उन्हें मुश्किल से जमानत मिलती है, जैसे कि केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, कश्मीरी पत्रकार आसिफ सुल्तान के मामले में हुआ। पिछले कुछ वक्त में इस कानून का इस्तेमाल पत्रकारों, शिक्षाविदों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ विरोध को दबाने के लिए किया गया। ज्यादातर यूएपीए से जुड़े केस में आरोपियों को कई साल जेल में रहना पड़ता है क्योंकि जमानत नहीं हो पाती है, और कुछ को तो संदिग्ध सबूतों के बावजूद महीनों जेल में गुजारना पड़ता है, और आखिर में जब रिहाई होती है तो वो अपने जीवन के कई अहम साल खो चुके होते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहने वाले मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इलियास के साथ हुआ। गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिनों के बाद में हम आप लोगों के समक्ष में मैं प्रस्तुत हूँ, और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 1967। अब आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये जो है वो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मामला है, और उसी में आप देखेंगे कि प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन भी एक पार्ट है उसका, उसको भी हम कवर करेंगे। और उसके बाद में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके बारे में बताएंगे, और उसी में हम ये बताएंगे कि आर्टिकल 15 में आतंकवाद या टेररिज्म की परिभाषा क्या है, उसकी डिटेल में क्या व्याख्या की गई है, और लास्ट में मैं उसका इवैल्यूएशन करूंगा, माने मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। दोस्तों, आज जो मैंने आपको ये चैप्टर लिया है वो क्यों लिया है, व्हाट इज द पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है। ये करंट टॉपिक से रिलेटेड मामला है, और वो ये है कि आपने देखा होगा आज पिछले मंगलवार को, ट्यूसडे को, दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के 2 स्टूडेंट को बेल दे दिया, मैंने जमानत पर रिहा कर दिया, और एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बेल दिया गया। मैंने कुल 3 स्टूडेंट को बेल दिया गया था, और ये तीनों स्टूडेंट को पिछले साल फरवरी के महीने में उन्हें इसी एक्ट यूएपीए के तहत में अरेस्ट किया गया था। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता को तुरंत रिहा करने के आदेश दे दिए। तो उसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे कि यूएपीए का जो सेक्शन 15 है, 16, जिसमें पनिशमेंट की व्याख्या किया गया है, वो सब के बारे में हम बताएंगे। तो अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच ने 3 स्टूडेंट को, खास करके जो नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और जामिया मिलिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा, ये 3 स्टूडेंट को रिलीज किया। ये एक चर्चा का विषय है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जबरदस्त ढंग से क्रिटिसाइज किया है, मतलब पुलिस की कार्रवाई को आलोचना किया है, और उन्होंने कहा कि ये जो डिसेंट या प्रोटेस्ट को विरोध करने का जो तरीका है, जो हमें आर्टिकल 19 में, 20 में, 21 में फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिला हुआ है,
और जो यूएपीए के द्वारा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज पर रोक लगाने का प्रावधान है उसका सम्यक रूप से निर्वाह किया जाना चाहिए और बहुत ही स्पेयरिंगली इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और आप जानते हैं कि 1967 से लेकर के 2019 तक इस एक्ट में बार बार अमेंडमेंट किए गए हैं। और अभी तो 2019 के अमेंडमेंट में तो ये भी कह दिया गया कि किसी व्यक्ति, पहले तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता था, आतंकवादी संगठन, अगर कोई व्यक्ति उस संगठन का सदस्य होता था तो उसके खिलाफ कन्विक्शन होता था, सजा दी जाती थी। तो पहले पुलिस अधिकारी को या एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सबसे पहले यह सिद्ध करना होता था कि अमुक व्यक्ति जो है वो बैंड जो संस्था है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, बहुत सारी संस्था को गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, तो क्या उस संस्था का वो सदस्य है या नहीं है। अब जो 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को भी टेररिस्ट मतलब आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कन्विक्शन के लिए कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति उस बैंड संस्था या प्रतिबंधित संस्था का सदस्य है या नहीं है। तो इसके स्कोप बहुत ज़्यादा व्यापक हो गए हैं और वो व्यापक क्यों हुए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच का ये कहना था कि जो हमें राइट टू प्रोटेस्ट माने विरोध का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है, और जो यूएपीए के द्वारा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को नियंत्रित करने की कार्रवाई का प्रावधान है, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि दोनों को डिफरेंस खत्म होता जा रहा है। अगर किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया उसको यूएपीए के तहत में बंद कर दो, और आप जानते हैं कि यूएपीए के तहत में 180 दिन में चालान पेश करने का अधिकार पुलिस को प्राप्त है या एनआईए को प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जैसे अमूमन अगर कोई केस है जो हीनस क्राइम नहीं है तो उसमें पुलिस को 60 दिन के अंदर में चालान पेश करना होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होता है। जो बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम होते जैसे मर्डर का मामला है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है या लूट है, डकैती है, उसमें सीआरपीसी में क्या प्रावधान है कि 90 दिन के अंदर में आपको चालान प्रस्तुत करना होगा, मतलब आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान पेश नहीं करते हैं, मान लो किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया और वो 90 दिन के अंदर में आप चालान पेश नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, कोर्ट उसको जमानत दे देगा। दोस्तों, इसमें यूएपीए के तहत में क्या प्रावधान है कि पुलिस या एनआईए 180 दिन मतलब 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मतलब किसी व्यक्ति को मान लीजिए उसने अरेस्ट कर लिया तो 6 महीने तक उसको बेल नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, ये एक गंभीर किस्म का कानून है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही गंभीर मामले में किया जाना चाहिए, सभी मामले में नहीं किया जाना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि टीवी चैनल में, अखबार में ये मुद्दा बहुत जोर शोर से पिछले 4-5 दिन से उठाए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इससे अवगत कराया जाए। और वो जो पेपर में या अखबार में जो आते हैं वो तो केवल आम जनता के लिए आते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसके आगे और पीछे और सारे जो इससे रिलेटेड जो मटेरियल है उसको भी हम आपको बताएंगे ताकि आपको इसके बारे में सम्यक नॉलेज प्राप्त हो सके और आपका नॉलेज एक प्रोफेशनल के नॉलेज की भांति होना चाहिए। तो दोस्तों,
आपको मालूम है कि इसमें 43, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सेक्शन 43D के फिकरा 5 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस मतलब कानून के तहत में, यूएपीए के तहत में, कि अगर कोर्ट डायरी को, माने केस डायरी को या चार्जशीट को पढ़ने के बाद में उसे ये लगता है कि प्राइमा फेसी, माने प्राथमिक स्तर पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सफिशिएंट हैं, तो फिर उसको एक्यूज को बेल नहीं दिया जाए। तो बेल देने में भी बहुत बड़ा यहाँ पर रुकावट है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का यही कहना था कि जब आपने इतना हार्ड कानून बनाया है तो उसका इस्तेमाल भी बहुत ही स्पेरिंगली किया जाना चाहिए, और बहुत जो गंभीर मामला है, जो टेररिज्म की जो परिभाषा दी गई है, मतलब सेक्शन 15 में, इसी यूएपीए के तहत में, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वहां पर इस कानून का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि किसी भी मामले में आपने यूएपीए को कानून को लगा दिया और लोग जो है वो 2-2 साल, 6-6 साल, 7-7 साल तक जो है ना जेल में निरोध में रहते हैं, और फिर पता लगा कि 7 साल जेल में रहने के बाद में वो बाइज्जत बरी हो गए, उन्हें एक्विटल हो गया। तो ये 7 साल जो किसी व्यक्ति का चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, अभी जो हमने डाटा जो कलेक्ट किया है वो है कि 2015 में यूएपीए के तहत में कुल 897 केस, 897 केसेस जो है ना रजिस्टर हुए थे, इसमें 2015 में। अब 2019 में 1126 मामले, 1126 केसेस ये रजिस्टर हुए हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस यूएपीए का जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है कि जैसे ट्रैवल आदिवासियों ने जो विरोध किया है उसके खिलाफ में, जैसे मणिपुर में 330 मामले 2017 में कायम किए गए, जम्मू कश्मीर में 156 मामले 2017 में कायम किए गए। 2017 में जम्मू कश्मीर में, JNK जम्मू कश्मीर में 156 मामले कायम किए गए। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और बहुत सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार को इस एक्ट के तहत में निरुद्ध किया गया है। भीमा कोरेगांव के मामले में भी इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। अभी जो सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, उसमें भी बहुत सारे प्रोटेस्टर को के खिलाफ में इस एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई थी। और अभी जो मैंने 3 नाम बताए, ये सभी CAA के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले साल, और वो लगभग 1 साल से जेल में बंद थे। तो इस तरह से इस यूएपीए का इस्तेमाल अपने देश में अभी हो रहा है। दोस्तों, अभी मैं आर्टिकल 22 के बारे में बताऊंगा। 22 पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। यूट्यूब पर AJIS एकेडमी इंदौर टाइप करिए और उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बाय अखिलेश झा, आप उसको निकालिए और आपको मिल जाएगा, शुरुआती वीडियो ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर ये यूएपीए का जेनेसिस या उद्गम कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा, और इसीलिए मैंने आज आप लोगों के समक्ष में
आर्टिकल 22 को रख रहा हूं, आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में हम बताएंगे आपको। पहला, इसमें पहला भाग क्या है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑन द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसे गिरफ्तारी के कारण, मैंने किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है वो बताना होगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई जो डिटेनी है उसको आप ये अधिकार होगा कि वो अपने चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर या वकील जो उसे पक्ष में बहस कर सके उसको रख सकता है, जो उसके पक्ष को प्रस्तुत करेगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी पुलिस या एग्जीक्यूटिव किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो 24 घंटे के अंदर में उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा और मजिस्ट्रेट के सहमत से ही उसका जो कस्टडी है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट समझेगा कि उसे कस्टडी में नहीं रखना है तो उसको फ्री कर देगा। तो आपको इसके लिए मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि जब पुलिस किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करती है तो उसके पास में 2 विकल्प होते हैं, एक जुडिशियल रिमांड और दूसरा पुलिस रिमांड। तो अगर पुलिस को पूछताछ की आवश्यकता होती है उस आरोपी से तो वो क्या करती है, मजिस्ट्रेट के सामने में आवेदन पत्र प्रस्तुत करती है अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के माध्यम से। तो उसमें वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या अधिकतम 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है और उस दौरान पुलिस अधिकारी उस आरोपी से पूछताछ करते हैं और सबूत जुटाते हैं। और दूसरा जो रिमांड होता है जुडिशियल रिमांड। जब पुलिस को उस आरोपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है पूछताछ के लिए तो वो जुडिशियल रिमांड लेती है, मतलब उसको जेल भेज देती है। ये 2 प्रकार के तरीके हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई किया जाएगा वो मजिस्ट्रेट के आदेश से ही किया जाएगा। तो इसमें है कि 24 घंटा का जो टाइम फ्रेम जो निर्धारित किया गया है वो इसीलिए कि पुलिस की ज्यादती से बचा जा सके। इसमें दोस्तों जो टाइम जो लगा ट्रैवल करने में उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मान लीजिए आपने किसी जगह अरेस्ट किया और वहां से जहां पर मजिस्ट्रेट का मुख्यालय है वहां तक पहुंचने में 3 घंटा लगता है, तो उसको गिनती काउंट नहीं किया जाएगा 24 घंटे में। ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन ये जो राइट जो मिला हुआ है, ये तीनों जो हमने बताया, वो राइट एनिमी एलियन को नहीं मिला है, न किसी विदेशी को नहीं मिला हुआ है और ऐसे व्यक्ति को नहीं मिला है जिसको कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में निरुद्ध किया गया है। डिटेंशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रिवेंटिव और दूसरा होता है प्यूनिटिव। जब कोई व्यक्ति अपराध घटित कर देता है तो उसको और या सजा मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, देयर इज ए लाइकलीहुड दैट ए पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू कमिट क्राइम इन नियर फ्यूचर। तो पुलिस वाले क्या करते हैं
प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार क्या हैं? जैसे मान लीजिए कि छोटे मोटे मामले में, जैसे धारा 151 सीआरपीसी में बंद कर दिया। अभी दिवाली का समय आया, पुलिस वाले क्या करते हैं कि गुंडा बदमाशों के लिए मुहिम चलाते हैं और धारा 151 सीआरपीसी के तहत में उसको एसडीएम के सामने पेश करते हैं और उसके बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है 2-4 दिन के लिए। या धारा 107-16 सीआरपीसी के तहत में, या धारा 109, 110 जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसके लिए धारा 110 सीआरपीसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो दूसरा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला है। और जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी धारा 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में व्याख्या है और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया गया, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप संविधान सभा के भाषण को देखेंगे वहां के मेंबरों का, तो ऑलमोस्ट प्रत्येक मेंबर जो है वो इसके खिलाफ था। इसके खिलाफ क्यों था? क्योंकि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जैसे अभी मैंने आपको आर्टिकल 22 के फिकरा 3 में बताया कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर में आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है कि ये मौका एक्यूज्ड को नहीं मिलता है। मतलब बिना किसी प्रकार के ट्रायल से गुजरे हुए एग्जीक्यूटिव के द्वारा, मतलब यहां पर एग्जीक्यूटिव मतलब कलेक्टर या सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, कलेक्टर ही समझिए आप, विद द हेल्प ऑफ सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो क्या करेगा 3 महीने तक किसी व्यक्ति को निरोध में रख सकता है विदाउट प्रोड्यूसिंग दैट पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो मैंने अभी कहा। तो ये जो है हमारा जो राइट टू फ्रीडम है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो इसीलिए संविधान में क्यों इसको रखा गया? कुछ लोगों का मानना है कि आप जानते होंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का विधान है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत में कि वो किसी जो वहां के कांग्रेस के द्वारा कोई भी जो कानून पास होता है उसको तो ये देखती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी माने क्या वो संवैधानिकता का निर्वाह करता है या नहीं करता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के उपबंधों से मेल खाता है जो नया कानून कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है या नहीं करता है। लेकिन जो हमारे देश में भी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है कि अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू के तहत में अधिकार है कि वो क्या करेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी माने संवैधानिकता को टेस्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि वो देखेगा कि जो हमारे जो संविधान में जो उपबंध हैं क्या उसके वो इंडोर्स करता है, मेल खाता है या नहीं खाता। अगर नहीं खाता है तो वो उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये अधिकार अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और अधिकार है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है
कि वो जो नया कानून बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा उसके रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस को भी देखता है। युक्त कारण, रीजनेबलनेस मतलब युक्त कारण हिंदी में, और फेयरनेस मतलब कि वो सभी के लिए सही है या नहीं है, या कोई पक्षपातपूर्ण है, इसका उल्टा क्या होगा, पार्शियलिटी। तो ये जो अधिकार है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को बहुत अधिक पावर दे देता है, अत्यधिक पावर दे देता है। और इसी से बचने के लिए, और इसी कारण से हम क्या देखते हैं कि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वो कांग्रेस में तो 2 सदन है, आजकल उसको थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस कहा जाने लगा है। इसके बारे में हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों, यहां हमारे संविधान निर्माताओं ने ड्यू प्रोसेस लॉ को नहीं रखा है। अगर आप आर्टिकल 21 को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, एक्सेप्ट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। व्हाट डज दिस मीन? जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया कि कोई भी किसी व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है, या जो व्यक्तिगत उसकी स्वतंत्रता हिंदी में बोलेंगे, और उसका जो जीवन है उसको नहीं लिया जा सकता है, मतलब एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं लिया जा सकता या किसी दूसरे के द्वारा नहीं लिया जा सकता, एक्सेप्ट केवल किस मामले में, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। व्हाट डज दिस मीन? हमारे देश में एक प्रोसीजर बनाया गया है। प्रोसीजर के बारे में कौन बताता है? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। 1973 में इसको संशोधन करके नया बनाया गया है, और इसमें प्रोसीजर दिया गया है कि जब भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसका मुकदमा थाने में कायम हो सकता है, या जुरिडिक्शन के अधिकारिता के क्षेत्र में जहां पर अपराध कारित किया है वहां के अधिकारिता वाले कोर्ट में धारा 190 सीआरपीसी के तहत भी मुकदमा कायम किए जा सकते हैं, और धारा 154 सीआरपीसी के तहत में थाने में मुकदमा कायम किया जाता है, जिसको कि एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और उसके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन, अगर मान लो हीनस क्राइम है, मान लो मर्डर का मामला है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, पुलिस को 90 दिन के अंदर में चालान प्रस्तुत करना होता है। अगर छोटा मामला है, नॉन सीरियस मामला है, तो 60 दिन के अंदर में चालान पेश करना होता है। और चालान पेश करने, जिसको अंग्रेजी में चार्जशीट कहेंगे, चार्जशीट पेश करने के बाद में फिर ट्रायल शुरू होता है, और फिर एक्यूज्ड को मौका दिया जाता है कि वो भी अपना पक्ष प्रस्तुत करे, जिसके बारे में आर्टिकल 22 के हमने जो आपको अभी बताया फिकरा 2 में और 1 में। तो क्या आप अपने मनपसंद का कोई लॉयर रख सकते हैं जो आपके पक्ष को डिफेंड कर सकता है, ये सारे चीज़ें के बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों, यहाँ पर ड्यू एक्सेप्ट, मैंने कहा कि जो पॉइंट है वो क्या है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बिना प्रोसीजर का, जो हमारे देश में जो प्रोसीजर जो स्थापित किया गया है उसके बिना आप किसी का जीवन नहीं ले सकते, और ना ही किसी को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्ट आर्टिकल को समय समय पर बहुत ज़्यादा उसको विस्तारित कर दिया। इसी में आपने देखा होगा 21 में ए जोड़ा गया है, जिसमें कि थोड़ा सा मैं डाइग्रेस हो रहा हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। 21 ए के तहत में राइट टू एजुकेशन का अधिकार दे दिया गया है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ के तहत में क्या क्या जोड़ा? राइट नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू बॉन्डेड लेबर, यानी किसी को बंधुआ
मजदूर नहीं बनाया जा सकता, जैसे स्वामी अग्निवेश ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था, बहुत सारे मजदूरों को, बंधुआ मजदूरों को उन्होंने मुक्ति कराया था। राइट टू लाइवलीहुड भी इसमें जोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, माने जीविकोपार्जन के साधन, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, राइट टू एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी राइट टू लाइफ का एक हिस्सा माना, राइट टू गुड हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार, और राइट टू फूड, वाटर, एजुकेशन, मेडिकल केयर, शेल्टर, ये सारे चीज को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसका व्याख्या प्रस्तुत किया है। आप लोग डिटेल में इसकी व्याख्या आप डीडी बसु की किताब में आप पढ़ सकते हैं। राइट अगेंस्ट डिलेड एक्सक्यूशन, अगर बहुत विलंब से किसी भी मामले में जजमेंट होता है तो वो भी जो है उसको भी उन्होंने इसमें एक्ट में जोड़ा है। और राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, माने सार्वजनिक जगह पर जो लोग पहले फांसी पर लटका देते थे उसके की भी खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और इसके बाद राइट टू डॉक्टर्स असिस्टेंस, राइट टू सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हियरिंग, तो बहुत सारे, या राइट टू फैमिली पेंशन, बहुत सारे अधिकार जो है उसको शामिल किया कि ये भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भाग है। तो आज तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। दोस्तों, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का लाने का मतलब क्या था, ये यूएपीए के बारे क्यों लाया गया, वाई, तो या संविधान में क्यों इसको रखा गया। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि चूंकि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हटा चुके हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ रखे हैं, तो इसमें कभी कभी क्या होगा कि भारत की स्वतंत्र जो संप्रभुता है, अखंडता है, उसकी जो आर्थिक जो संप्रभुता है, इसको भी कोई चुनौती दे सकता है। तो ऐसे जो चुनौती देने वाले लोग हैं या संस्था हैं, उसको उससे निपटने के लिए हमारे पास में एक कारगर हथियार होना चाहिए। तो इसी के तहत में उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान आर्टिकल 22 में रखा। और दूसरी बात है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा, और आपको पता है कि अंग्रेजों ने बंगाल रेगुलेशन नंबर 3 1818, उसके बाद में रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में हम इतिहास हिस्ट्री के क्वेश्चन में बता चुके हैं, 1919, और इसी के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जालियांवाला बाग का कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों को जनरल डायर ने मार दिया था। वो लोग इसी एक्ट के विरोध में वहां पंजाब में जमा हुए थे, ये याद रखिएगा। दोस्तों, यह एक तीसरा है, ये 3 जो इंपॉर्टेंट जो कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वो क्या था, वो बेसिकली ये सभी जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का हिस्सा था। इसमें जो आरोपी है उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिलता था, और उन्हें सस्पिशन के आधार पर, संदेह के आधार पर उन्हें जेल में ठूस दिया जाता था। तो जैसे बंगाल रेगुलेशन एक्ट, रॉलेट एक्ट और डिफेंस इंडिया एक्ट, ये तीनों जो है ड्रैकोनियन लॉ था अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों, डिफेंस इंडिया एक्ट को तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिप्रेक्ष्य में लागू किया था, और इसी एक्ट का इस्तेमाल उन्होंने जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, तो इसके तहत में इस एक्ट का उन्होंने अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, और कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के नेताओं को बिना सुने, बिना उनके पक्ष को जाने हुए जेलों में भर दिया गया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद में एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये अपने आप में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आपको कानून बनाना होगा। तो इसी के तहत में गवर्नमेंट ने
समय समय पर कानून बनाए हैं, जैसे प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, इसको हर 1 साल पर बढ़ाई जा सकती थी और यह 1969 तक चला, उसके बाद में इसको स्क्रैप कर दिया गया। दूसरा, मीसा, मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको लागू किया था 1971 में, 1971 में। और इसी के तहत में जो जेपी का आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था, तो मीसा के तहत में ही बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे बिहार में और अन्य जगह, जो उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ में जो आंदोलन शुरू किया था 1974 में, तो उसके तहत में मीसा के तहत में ही बहुत सारे आंदोलनकारी को बंद किया गया था। और इसी में लालू यादव ने अपनी बेटी, पहली बेटी का नाम मीसा नाम लिख रखा है, मीसा भारती, जो अभी राज्यसभा के मेंबर है। तीसरा एक और है, मीसा के साथ ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत में कोफे पोसा। अब कोफे पोसा का फुल फॉर्म क्या होता है? कोफे पोसा, कोई भी इसका फुल फॉर्म बता सकता है? कोफे पोसा, इसका फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974। ये बेसिकली जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस या स्मगलर हैं उनके खिलाफ में लागू करने के लिए कोफे पोसा 1974 ये लागू किया गया था। उसके बाद में टाडा, आप लोग जानते होंगे टाडा के बारे में, T8 टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट 1987 1987, और इसको स्क्रैप कर दिया गया 1995 में। क्यों किया गया स्क्रैप? बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ पावर या मिसयूज बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। और वो पाया गया कि एक ही कम्युनिटी के लोग को इसमें बहुत से ज़्यादा लोगों को पकड़े जा रहे हैं। तो बाद के गवर्नमेंट ने, जो 1995 में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने, आपको मालूम है 1995 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लास्ट में, तो उन्हें क्या किया, इसको स्क्रैप कर दिया। तो इसके बाद में एक और कानून बना इसी से, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002। ये क्यों कानून लाया गया? इसको स्क्रैप कर दिया 2004 में। ये लाया क्योंकि आपको मालूम है कि 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हो गया था, बहुत सारे हमारे अधिकारी मारे गए थे और हमारे संप्रभुता पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया था पाकिस्तानियों ने। और चूंकि टाडा तो स्क्रैप हो चुका था, इसीलिए फिर से पोटा जो है 2002 में लागू किया गया। दोस्तों, इसके बाद में, इसके पहले 1967 में जो हम अभी बता रहे हैं UAPA, ये कानून लाया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो अब जब पोटा खत्म हो गया तो उसके बाद में इसमें विभिन्न प्रकार के अमेंडमेंट किया जाकर के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है वो 2019 का है, जो अभी आपको मैंने बताया। उसके तहत में इवन जो पर्टिकुलर जो एक्यूज्ड है उसको भी टेररिस्ट के रूप में माना गया, जो पहले नहीं था, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये इस तरह से इस एक्ट का जो रूप है, जो इसका नेचर है, वो बहुत ही ज्यादा भास्ट कर दिया गया है। तो अब दोस्तों,
यूएपीए के तहत में बात करने से पहले हम 2-3 पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहते हैं। पहला कि प्रिवेंटिव जो आर्टिकल 22 से रिलेटेड है, और वो क्या है? पहला कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब यूएपीए के तहत में या पहले टाडा मैंने बताया आपको के तहत में गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अधिकतम जो है ना 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकेगा, और उसके बाद 3 महीने के समाप्ति से पहले एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। जो ये वहाँ पर जो एक्यूज है उसको भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा, और गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कलेक्टर के रिपोर्ट को भी प्रस्तुत किया जाएगा क्यों उसको 3 महीने से ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। अगर एडवाइजरी बोर्ड को ये लगेगा कि हाँ उसको 3 महीने से ज़्यादा रखने की आवश्यकता है क्योंकि उसने एक्यूज के जो रिप्रेजेंटेशन है अपने वकील के माध्यम से वो भी उसने देखा है, और गवर्नमेंट का जो पक्ष है जो कलेक्टर के माध्यम से पहुंचा उसके पास में एडवाइजरी बोर्ड के पास में वो भी देखेगा, और देर आफ्टर वो निर्णय करेगा कि क्या उसे माने एक्यूज को 3 महीने से ज़्यादा दिन तक निरोध में रखना है या नहीं रखना है। अगर रखना है तो फिर उसको एक्सटेंशन किया जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस व्यक्ति को निरोध किया गया है उसको निरोध का आधार बताया जाएगा, उसके द्वारा जो मुकर्रर किया गया जो वकील है उसको सारे प्रपत्र दिए जाएंगे ताकि वो उसके केस का डिफेंड ठीक ढंग से कर सके। लेकिन इसमें एक राइडर है, और वो क्या है कि अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि भले ही एडवाइजरी बोर्ड का मत है कि 3 महीने तक ही उसको रखा जा सकता है, इसके बाद रखने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि नहीं हाँ रखना जरूरी है, निरोध में रखना जरूरी है, तो उसके लिए वो कानून बना सकता है और अधिक दिनों के लिए भी उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है। अब दोस्तों मैं अब आपको यूएपीए के बारे में बताऊंगा कि यूएपीए क्या है, उसमें टेररिज्म की क्या परिभाषा दी गई है। अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रिवेंटिव बहुत सारे सीआरपीसी में बहुत सारे धारा हैं प्रिवेंटिव के, ठीक है। वो क्यों हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। वो इसलिए करते हैं कि ताकि देखिए एक तो होता है कि अपराध हो जाता है एक्चुअल अकरेंस ऑफ क्राइम, तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया होती है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, जो आरोपी होता है उसके खिलाफ में सबूत जुटाती है, और उसके बाद में सबूत जुटाने के बाद में अगर वो व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति एक्यूज के खिलाफ में युक्त सबूत होते हैं तो फिर उसके खिलाफ में चार्जशीट पेश किया जाता है और फिर ट्रायल होता है। ट्रायल में पक्ष और विपक्ष दोनों का, जिसको कि एविडेंस एक्ट में एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन कहते हैं, तो इस प्रक्रिया से गुजरना होता है, गवाहों को सामने लाना होता है। गवाह जो है ना आपके पक्ष में भी बोल सकते हैं, विपक्ष में भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कार्रवाई होती है और अंत में जज जो है ना फैसला देता है, कन्विक्शन करता है या एक्विटल करता है। ये तो हुआ जब अपराध घटित हुआ। दूसरा जो पहलू है वो क्या है, जो आपका क्वेश्चन है, पुलिस ये चाहती है या सरकार ये चाहती है कि अपराध घटित ही ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो आतंक अपराधी हैं जिनके खिलाफ में 15-15, 20-20 अपराध पहले ही से कायम है थानों में, विभिन्न थानों में, तो शंका ये रहता है कि जैसे मान लो होली का समय है तो वहाँ पर ये अपराधी इसका मौके का फायदा उठाते हैं और अपराध कारित कर देते हैं। तो ऐसा रंग में भंग नहीं हो, इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं कि होली से 4-5-10 दिन पहले ही से ऐसे जो रिकॉर्डेड बदमाश है उनकी सूची उनके पास में होता है, थाने में रखा रहता है, वो तो उनके खिलाफ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं। धारा 151 के तहत में, सीआरपीसी धारा
110 में, 107(16) में, ये सब प्रतिबंधात्मक सेक्शन हैं सीआरपीसी के। तो वो और इस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को सुनने का अधिकार किसके पास में होता है? एसडीएम के पास में, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो वो सुनता है, और अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ, पुलिस सारे सबूतों के साथ में मटेरियल प्रस्तुत करती है और उन्हें लगता है कि नहीं इसमें मटेरियल है और इसका बाहर आना ठीक नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? एसडीएम क्या करता है? उसको जेल में भेज देता है। ये दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। और इसके बाद में सेक्शन 16 में पनिशमेंट माने दंड का प्रावधान है। तो ये चीज भी आप पढ़िएगा। तो आर्ट के सेक्शन 16 में यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी आतंकवादी कार्रवाई से किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु हो गया, माने डेथ हो गया है, तो उसमें दो प्रावधान है। एक तो डेथ का प्रावधान माने फांसी हो सकती है, और दूसरा आजम कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट। और जो अन्य मामले हैं, जैसे कि किसी को ब्रूजेज आ गया है या छोटे चोट आ गए हैं, गंभीर चोट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम जो है ना 5 साल के सजा के प्रावधान है, फाइन के भी प्रावधान है, और साथ साथ दोनों फाइन और सजा दोनों भी दिए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सजा के प्रावधान हैं। इसके बाद पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट, ये सेक्शन 17 में है। पनिशमेंट क्या माने कि आप अगर आतंकवादी कार्रवाई के लिए अगर फंड रेज करते हैं, माने धन उगाही करते हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 17 में इसका इस्तेमाल, इसमें आपको दंड दिया जाएगा और वो आजीवन कारावास तक हो सकती है। और बाद में आपने जो भी उगाही किया है, उसमें एक अगले चैप्टर में इसका उल्लेख है कि वो फॉरफीचर की जा सकती है, मतलब उसको राजसात किए जा सकते हैं इसी में। इसी तरह से धारा 18 में कंस्पिरेसी, अगर आतंकवादी घटना कारित करने में किसी व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र कारित किया गया है, धारा 120 बी आईपीसी के तहत में, तो इसका जो सजा का प्रावधान है वो आर्टिकल 18 में है, सॉरी सेक्शन 18 में है। एक बात यहां बता देना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेक्शन होते हैं उसको आर्टिकल कहा जाता है, और बाकी जो लॉ हैं उसमें आर्टिकल नहीं बोला जाता, उसमें सेक्शन बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आतंकवादी कैंप संगठित करना, उसमें धारा 18A में उसका दंड का प्रावधान है। और अगर किसी व्यक्ति को आप आतंकवादी घटना के लिए या कैंप में भर्ती करते हैं, तो उसके लिए 18B, सेक्शन 18B में उसका दंड का प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को आप शरण देते हैं आतंकवादी घटना करने के लिए, जिसको हार्बोरिंग कहते हैं, जिसको कि आईपीसी में उसके लिए धारा क्या बनी है? 212। तो यहाँ पर पृथक से धारा है और वो है 19, तो उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो इस तरह से कंपनी के लिए भी सजा का प्रावधान, अगर कोई कंपनी या ट्रस्ट इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहती है, तो उसके लिए भी सजा के प्रावधान है विभिन्न धाराओं में। तो दोस्तों, ये धारा माने ये यूएपीए जो है वो एक विस्तृत कानून है, इसको बहुत ही मजबूत किया गया है। इसमें 1 से लेकर के 53 तक माने 53 तक सेक्शन है, आप इसको जरूर पढ़ें। अभी जो तीनों को विद्यार्थी, जो जेएनयू के विद्यार्थी और जामिया मिलिया के विद्यार्थी को जो इनको फरवरी में जो नियुक्त किया गया था, वो 16, 17 और 18 यूएपीए के तहत में उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो हमने आपको डिटेल में इसकी व्याख्या बता दिया है। मूल्यांकन, अभी जो मैंने आपको पूरे डेटा प्रस्तुत किए हैं,
वो क्या बताया था आपको डेटा में कि 2019 का जो डेटा हमारे पास में है उसके तहत में यूएपीए के तहत में 1126 मामले यूएपीए के तहत में पंजीबद्ध किए गए हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे पत्रकार को बंद किया गया है, बहुत सारे आदिवासी को बंद किया गया। भीमा कोरेगांव जो महाराष्ट्र में है वहां पर जो आंदोलनकारी जो आंदोलन किए थे उनके खिलाफ में ये एक्ट लगाया गया है। मणिपुर में आदिवासियों के खिलाफ में इस एक्ट का इस्तेमाल हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि लोग इस यूएपीए के तहत में 7-7 साल तक जेल में रहे हैं और उसके बाद में वो कन्विक्ट नहीं हुए, वो एक्विटल हो गए हैं। जैसे कि अभी आपने जेएनयू के विद्यार्थी को आपने देखा, कोर्ट ने किस तरह से पुलिस कार्रवाई को क्रिटिसाइज किया। तो हमारा मूल्यांकन क्या है? आपको लिखना यह पड़ेगा कि ये एक्ट जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी विभाजनकारी तत्व अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रोटेस्ट को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल किसी वाजिब मांग को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदिवासी आंदोलन कर रहा है बस्तर में तो उसको उसके ऊपर यूएपीए लगा करके उसको 2 साल के लिए जेल नहीं भेजना चाहिए। इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये दो जो हिस्से हैं संविधान के, ये हमारे भारत के प्रजातंत्र के लिए आधार स्तंभ का काम करते हैं। इस पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तो यूएपीए का इस्तेमाल केवल स्पेरिंगली, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही किया जाना चाहिए, धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो ये व्याख्यान है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।